नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल नंबर 69 की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की प्रथम रेल गाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो दोस्तों, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो देखिए, ऑप्शन ए है 44 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 24 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 36 किलोमीटर। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का कि करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों, आपको साथ साथ में आंसर देते रहना है और कॉपी पेन लेके भी बैठना है। जो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ लिखते रहिए, ताकि सब चीज़ तो मैं यहाँ लिखवा नहीं सकता, कुछ चीज़ें बोलूँगा तो बोल के भी जो बोलूँगा आप सुनते रहिए और आप लिख लेना। इससे क्या होगा कि अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और वही एग्ज़ाम में आ गया तो आपको करेक्ट कर सको आप, क्योंकि उसी अनुसार हम मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए। और ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी। और दोस्तों, पहली ट्रेन कब चली तो डेट ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, बोरीबंदर मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी ये ट्रेन, 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, बोरीबंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ पे, बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है छठा, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है सातवां। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सा स्थान है विश्व में, कौन सा स्थान है लंबाई की दृष्टि से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। दोस्तों, किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक बिछी हुई है। तो देखिए किसमें है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पर बिछी हुई है दोस्तों सर्वाधिक रेल लाइनें, तो उत्तर प्रदेश में बसी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ। नई ट्रेन सेवा की शुरुआत दोस्तों 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी हुई थी। तो देखिए, ऑप्शन ए है बांग्लादेश एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है बंधन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है महाराजा एक्सप्रेस। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो आपके साथी बंधु है आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरपीएफ एसआई का भी नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक है, तो आप उन्हें भी शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की और वो किसी रेलवे के दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके भी जीके जीएस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जो कॉमन टॉपिक है, सब्जेक्ट जो कॉमन टॉपिक जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रेलवे जीके के ये क्वेश्चन, तो उनके लिए भी जितने आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी चली दोस्तों, बंधन एक्सप्रेस। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य नई ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई थी, क्या नाम है उस ट्रेन का, बंधन एक्सप्रेस, जो कब हुई थी, 9 नवंबर 2017 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है।
वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है दोस्तों, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी है विधान परिषद, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है विधानसभा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है, वो कौन सा घर है। तो दोस्तों कौन सा होगा, कौन सी सभा है, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी? राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? राज्यसभा में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में जरूर देखा जाएगा। कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपके ना बने तो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बहुत सारों को नहीं पता होता है। जो अच्छे से तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बाकी जो थोड़ी छोटी मोटी तैयारी करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उनके लिए बहुत कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? रेल कोच का कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन ए है पटियाला, ऑप्शन बी है पेरामपुर, ऑप्शन सी है चितरंजन, ऑप्शन डी है कपूरथला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कहाँ पर है ये रेल कोच का कारखाना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी? कपूरथला। दोस्तों ये कपूरथला कहाँ पर है? तो पंजाब राज्य में। कहाँ पर है दोस्तों? पंजाब राज्य में। ध्यान रखिएगा कौन से राज्य में है कपूरथला? पंजाब राज्य में। और दोस्तों इस रेलवे कोच की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्थापना कब हुई? तो 1985 में। रेल कोच के कारखाने की स्थापना कब हुई? पंजाब राज्य के कपूरथला में। तो 1985 में हुई थी। और कहाँ पर है रेल कोच का कारखाना? कपूरथला में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो दोस्तों देखिए किसका विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए परावैंगनी किरणें, ऑप्शन बी है सूर्य की रोशनी, ऑप्शन सी है गामा किरणें, ऑप्शन डी है अवरक्त किरणें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? किसकी सबसे अधिक है तरंगदैर्घ्य? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है अवरक्त किरणों का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो दोस्तों किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए देखिए ऑस्मियम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम और ऑप्शन डी है गैलीलियम। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है, सबसे अधिक टंगस्टन का। और दोस्तों इसमें सबसे कम किसका होता है गलनांक? तो सबसे कम गलनांक गैलीलियम का। सबसे कम वाला भी ध्यान रखिएगा। आपके एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन तैयार हो गए। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का। और किस धातु का सबसे कम है? तो गैलीलियम का। दोनों चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं, एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? कि लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है, ये क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो देखिए, तो लाल रंग हरा कैसा कलर दिखाई देता है? देखिए, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है गुलाबी, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है लाल। तो दोस्तों लाल रंग गुलाबी रंग की रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला दिखाई देता है। अब काला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? रीजन बोल रहा हूँ, 2 बार बोलूंगा, अगर आपको नहीं आता है तो लिख लीजिएगा। ये रीजन क्वेश्चन बहुत शानदार वाला है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि काला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हरा रंग किसी और कलर का मिक्सचर नहीं होता है।
हरा कलर होता है वो किसी और कलर का मिक्सचर नहीं होता है, और रेड कलर अपने अंदर ग्रीन कलर को अवशोषित कर लेता है, हरे कलर को लाल रंग अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो हरे कलर को लाल रंग अपने अंदर अवशोषित करेगा तो वो कलर कैसा हो जाएगा, काला दिखने लगेगा। लाल में हरा मिक्स होगा तो कलर कैसा, काला दिखने लगेगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्या रीज़न है काला होने का, कि हरा कलर किसी और कलर के अंदर मिक्स नहीं होता। क्या मिक्सचर नहीं होता, किसी और कलर का मिक्सचर नहीं होता है हरा कलर। और रेड कलर अपने अंदर ग्रीन कलर को, मतलब हरे कलर को अवशोषित करता है। तो हरा कलर, और हरा कलर अंदर अवशोषित होगा लाल के, तो लाल के अंदर आप सोचिए ना, हरा तो डार्क हरा कैसा होता है, और अगर वो लाल कलर में मिक्स होगा तो कैसा, हल्का काला काला ही दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, काला दिखाई देगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, अगर आपको ये रीज़न नहीं पता हो तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आप नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा, फिर से रिपीट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ तो वैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। दोस्तों दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, तो देखिए ऑप्शन ए है मैनोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है लेक्टोमीटर, ऑप्शन डी है टेरोमीटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लेक्टोमीटर। दोस्तों यह दूध का घनत्व भी नापता है। क्या घनत्व नापता है, नापता है। लेक्टोमीटर क्या करता है, यह दूध को घनत्व को मापता है, दूध के घनत्व को मापता है, और दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर के यंत्र द्वारा नापी जाती है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कहाँ किसमें प्रावधान किसमें शामिल किया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस संघ को स्थापित करने का प्रावधान था, परंतु ये लागू सही किया जा सकता है, पर यह लागू सही किया जा सका। इसको संघ को स्थापित करने का प्रावधान था 1935 में, इसे संघ को स्थापित करने का प्रावधान था, परंतु यह लागू सही किया जा सका, लागू ही किया जा सका। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो ऑप्शन ए है 1793 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1785 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1773 ईस्वी में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जल्दी से। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, जल्दी से जल्दी अपना करेक्ट आंसर दीजिए, और आपकी तैयारी को परखिए कि आपकी कितनी मजबूत तैयारी है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, कब पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा ये पारित क्यों किया गया था, तो ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश राजतंत्र के नियमन के लिए पारित कानून किया गया था। ये कानून किसके लिए पारित कानून किया, नियमन के लिए, ब्रिटिश राजतंत्र के नियमन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश राजतंत्र के नियमन के लिए ये कानून पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कब हुआ था, 1773 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए और दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहले तो अपन यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, उत्तर, ये दक्षिण,
ये पश्चिम और ये पूर्व हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व हो गया। ऐसे ही ये दक्षिण पश्चिम, और इसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रियल में ऐसा होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए। तो देखिए दोस्तों, अपन फिर से बनाते हैं। क्या कह रहा है कि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए। तो देखिए, ये उत्तर है, तो उत्तर को क्या कह रहे हैं, उत्तर पूर्व। तो ये अपन यू और पूर्व ये शॉर्ट में लिख दिया, उत्तर पूर्व। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। और दक्षिण को दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण को दक्षिण पश्चिम लिख दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। ठीक है, पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो देखिए, अपन ये इधर भी ये ड्रॉ कर देते हैं बीच में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब उत्तर पूर्व कब बनेगा, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो यहाँ पर अपन उत्तर लिख देते हैं, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। इन दोनों के बीच ये उत्तर पूर्व हो गया। अब इधर पश्चिम, क्योंकि उत्तर पूर्व के सामने पश्चिम और उत्तर के ये दक्षिण, दक्षिण हो गया। तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये बीच वाला ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व हो गया। तो अब ये क्या बनेगा, ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये बीच में दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व हो गया। और अब ये क्या होगा, उत्तर पश्चिम। तो ये लिख दिया उत्तर, ये पश्चिम, ये चारों तैयार हो गए। अब देखिए, अब क्या पूछा है, तो पूर्व को क्या कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये पूर्व है, ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व। तो पूर्व दिशा, जैसे सूर्योदय वाली दिशा को पूर्व दिशा कहते हैं। ठीक है, तो ये पूर्व दिशा पूर्व। अब ये इधर पूर्व दिशा किधर बन रही है, ये पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, सॉरी दोस्तों, क्या बन रही है, दक्षिण पूर्व में। और ये यहाँ पे पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूर्व को क्या कहेगा, अगर यही पूछता कि पश्चिम को क्या कहेगा, तो उत्तर पश्चिम आंसर आता। क्या आता दोस्तों, उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार समझ गए, दक्षिण पूर्व ये दिया। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है कि क्या पूछ रहा है, तो आपका आंसर आराम से आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे वैसे करते जाते तो आराम से अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अजय ने कहा, किसने कहा, अजय ने कहा, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। अजय उस लड़की का कौन है, तो अजय उस लड़की का कौन है। ठीक है, अजय ने कहा, किसने कहा, अजय ने। तो यहाँ लिख देते हैं, ये अजय, कहने वाला कौन है, ये अजय हो गया, अजय हो गया। अजय ने क्या कहा, यह मेरी माँ के पोते की पत्नी है, माँ के पोते की पत्नी। तो ये अजय की ऊपर कर दी, ऊपर तीर का निशान, ये अजय की माँ के पोते की, तो अजय का पुत्र होगा, अजय का ये बेटा हो गया, ये अजय का पुत्र। ठीक है, ये लड़की कौन है, यह मेरी माँ के पोते की पत्नी, तो अजय के माँ के पोते की, इस बेटे की ये पत्नी, यहाँ पत्नी लिख दिया। ठीक है, पत्नी लिख दिया। अब अजय उस लड़की का कौन है, तो अजय और इस लड़की का संबंध पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आप हो और आपके पिताजी की आपकी वाइफ क्या लगेगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सीधा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आपकी दादी के आप होते हो, तो आपकी पत्नी आपके पापा के क्या लगेगी। क्वेश्चन ऐसा है, अजय कह रहा है कि मेरी मम्मी के पोते की पत्नी मेरी क्या लगेगी। तो दोस्तों क्या लगेगी, अजय का बेटा है और बेटे की पत्नी है, तो अजय का लड़का कि उसकी पत्नी अजय की क्या लगेगी, तो अजय ससुर लगेगा। अजय उस लड़की के क्या लगेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अजय उस लड़की का कौन है, तो अजय उस लड़की का कौन है, तो ससुर है। कौन है दोस्तों, ससुर, ससुर लगेगा। और अगर माँ के लिए पूछता तो दादी सास लगती, क्या लगती, दादी सास।
तो अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अजय का तो ससुर, ससुर कौन सा ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, और गीता रीता से ज्यादा सुंदर है। ऑप्शन डी है, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके क्वेश्चन के अनुसार अपने को आंसर बनाना है, गीता सीता से अधिक सुंदर है। गीता जो है, ये गीता क्या है, सीता से अधिक सुंदर है। कौन अधिक सुंदर है, गीता, ये अधिक सुंदर लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं। कौन है रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो गीता जितनी सुंदर कौन नहीं है, गीता नहीं है रीता जितनी। तो दोस्तों अब देखिए, अब करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अनुसार, तो क्या है, सीता गीता जितनी। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अनुसार बनाना है अपने को, गीता सीता से अधिक सुंदर नहीं है, तो ध्यान रखना। तो गीता सीता जितनी सुंदर नहीं है, सही बात है, गीता अधिक सुंदर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, गीता सीता से अधिक सुंदर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रिपीट वापस उल्टा करना है, तो सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, बात बरोबर है, ऐसे करो या ऐसे। तो अधिक गीता सीता से अधिक सुंदर है, या सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का के से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं अपन। ये लिखा पी, टी का पिता है, ये थोड़ा पी ऊपर लिखते हैं। ये लिखा पी, पी किसका पिता है, ये टी का पिता है पी। ठीक है, तीर का निशान नीचे करते हैं, पिता बड़े होते हैं, ये टी का पिता है, ये हो गया पिता। ठीक है, टी एम की पुत्री है, तो टी किसकी पुत्री है, एम की। तो टी मतलब फीमेल है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया, लड़का है लड़की। तो ये पुत्री है किसकी है, एम की। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये पिता और ये होगी माता। ठीक है, माता पिता हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एम के की पुत्री। एम किसकी पुत्री है, एम के की। तो ये वापिस ऊपर गया, ये के की, एम की भी माता या पिता कौन है, के है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी का के से संबंध पूछा है, ये पी का के से संबंध, ये वाला पूछा है दोस्तों, पी का के से संबंध। तो पी के क्या लगेगा, तो दामाद लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एम से उसने शादी की है, और एम के माता या पिता कौन है, के है। तो पी और एम हस्बैंड वाइफ है। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, पी और एम क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और के की पुत्री कौन है, एम है। तो उस हिसाब से पी का के से क्या संबंध होगा, तो पी के क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो दामाद कौन सा ऑप्शन नंबर में है, क्या लगेगा, दामाद। और दामाद ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विमल को फ्रेंच में 80 में से 44 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 83 अंक, स्पेनिश में 70 में से 45 अंक, और जापानी में 50 में से 38 अंक प्राप्त होते हैं। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंट में बताना है दोस्तों। तो विमल के कुल अंक कितने आए, पहले कुल अंक जोड़ लेते हैं।
ये पीछे लिखते हैं, बाकी स्पेस नहीं बचेगा यहाँ पर अपने पास। कुल अंक, कुल अंक बराबर देखिए 80 में से कितने, ये 44, 44 के बाद कितने आए अंग्रेजी में, 100 में से 83, फिर स्पेनिश में आए 70 में से 45, और फिर जापानी में 38, 50। अब अगर इनको टोटल करेंगे दोस्तों, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 210। कितना आएगा, 210 इनको टोटल करेंगे। और अधिकतम अंक कितने, मतलब कितने अंक लाने थे सभी विषयों में, अधिकतम अंक कितने थे, तो ये लिख देते हैं अधिकतम अंक सभी विषयों में। अधिकतम अंक, ये प्राप्त कुल अंक है, कितने दोस्तों, प्राप्त प्राप्त कुल अंक, ये जो जो अपने को प्राप्त हुए 80 में से। और अधिकतम अंक कितने हैं, तो दोस्तों फ्रेंच में 80 में से, ये 80 में से, अंग्रेजी में तो ये 100 में से, अब स्पेनिश में ये 70 में से, और जापानी में ये 50। ठीक है, अब इनको टोटल करेंगे, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए ये 0 0 0 हो गया, और वापिस जोड़ेंगे तो ये 300 आ जाएंगे। टोटल कितना होगा, टोटल ये 300 आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत। तो दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, टोटल कितने का पूर्णांक हो गया आपने का, ये बटा 300, जो टोटल आता है आपको परसेंट निकालना आता है, ये टोटल नीचे ये 300 लिख दिया। अब प्राप्तांक कितने प्राप्त किए उन्होंने सभी विषयों में, 210, टोटल कितने प्राप्त कुल अंक कितने के, 210, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो अब इंटू 100 करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 210 बटा 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 76%। तो दोस्तों उसके टोटल सब विषयों में मिला के कितने प्रतिशत बने, तो उसने 70% प्राप्त किए। और 70% कौन से ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या पहले से 19 गुना हो जाती है तो नई परिधि वास्तविक परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, वास्तविक परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी, नई परिधि पूछिए। माना वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर, माना वृत्त की परिधि बराबर क्या है, 8 सेमी, और वृत्त की परिधि वैसे क्या होती है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, ये 2/r। तो वृत्त की नई त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की नई त्रिज्या पहले से 19 गुना हो जाती है, वृत्त की त्रिज्या पहले से 19 गुना हो जाती है। तो वृत्त की नई त्रिज्या, ये देखिए वृत्त की नई त्रिज्या लिखते हैं कि नई, ये नई त्रिज्या बराबर ये 19, त्रिज्या के लिए यार 19r। ठीक है, नई त्रिज्या वृत्त की पहले से 19 गुना हो जाती है त्रिज्या, तो 19r लिख दी। अब वृत्त की नई परिधि, वास्तविक परिधि कितनी गुनी है, तो वृत्त की नई परिधि लिखना है, तो ये वृत्त की नई परिधि बराबर 2 पाई इंटू 19r, क्योंकि ये r से r कट गया, 2 पाई इंटू 19r। अब दोस्तों अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो 19 से कम 19, 19 गुना कितने होता है, 38, क्या होता है, ये यही लिखना पड़ेगा दोस्तों, स्पेस नहीं बचेगा, तो 38 पाई r बचेगा, क्या बचेगा, ये 38, ये पाई आर हो गया, 38 पाई आर। अब क्या करना है दोस्तों, 38 पाई आर, तो ये यहाँ पर देखिएगा 38 पाई आर बटा, सही नहीं लिखा रहा है, 38 पाई आर बटा
ये 2πr वृत्त की जो परिधि मानी। अब इसको ये πr से πr कट हो गया, अब कितना बचा 19। 38/2 करेंगे तो कितना आएगा 19, कितना आएगा 19। और 19 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो वास्तविक परिधि कितना गुनी हो जाएगी नई परिधि की वास्तविक परिधि, तो ऑप्शन नंबर बी 19 गुना हो जाएगी। वास्तविक परिधि कितना गुना हो जाएगी नई परिधि वास्तविक परिधि की 19 गुना हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। दोस्तों इस ब्रैकेट को गुणा भाग बोर्डमास नियम लगा के सोल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी साथ साथ करते रहिए कॉपी पेन लेके, और मैं भी कर रहा हूँ, तो आपको आंसर का पता लग जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपकी गलती से भी बचेगा और अपना आंसर भी आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए क्वेश्चन लिया था, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बोर्ड मास नियम से आराम से हो जाएगा। देखिए पहले क्या दिया है 12। पहले दोस्तों क्या करना है, कोष्टक वाले करना है। बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है। तो देखिए 24 लिखा, माइनस ये 72, भाग का चिन्ह है तो ये बटा 3 लिख देते हैं, फिर माइनस, फिर वापस कोष्टक 30 माइनस 50/5 कर देते हैं, भाग का चिन्ह है बटा 5 इंटू ये क्या 20, तो इसको इंटू नहीं है दोस्तों भाजक है, तो इंटू 1/20 लिख सकते हैं इसको, तो इंटू 1/20 लिख दिया। भाग का चिन्ह है तो भाग को चिन्ह हटाने के लिए इंटू लगाने के लिए 1 में लिख देते हैं, तो इंटू चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों सोल्व करते हैं तो वापस स्टार्टिंग से ये 12 लिखा, अब ये 24, उसके बाद ये वापस माइनस लगाया। अब दोस्तों 72/3 करेंगे, तो 72/3 करेंगे तो कितना आएगा 24, ये 24 लिख दिया। उसके बाद माइनस ये कितना 50/5 करेंगे तो कितना आएगा 10, 20, 30 में से 10 गए, तो ये वापस कोष्टक का गया, ये वापस 20। समझते रहिएगा दोस्तों, ये 20 लिख दिए और अपने को इंटू में कितना चल रहा है 1/20। अब अगर 1/20, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस चल रहा है, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस से ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस चल रहा है। अब बार कोष्टक के बार क्या है, ये माइनस दिया हुआ है, मैंने माइनस नहीं लिखा, ये माइनस चल रहा है। ये 20 से 20 कट गए तो कहाँ बचा 1 बचा, 24 में से 1 गए तो कितना बचेगा, नहीं 24 में से 1 कहाँ जाएगा दोस्तों, अभी तो ये माइनस दिया हुआ है, यहीं पर गलती होती है जो मैं भी अभी कर बैठता। देखिए ये एक माइनस का कितना बचा 1 बचा, ठीक है, ये वापस लिखा 12 माइनस 24, ये माइनस अंदर खुलेगा तो ये 24 और ये माइनस 1 बचा, तो माइनस माइनस प्लस ये 1, यही गलती करते हैं लोग। अब देखिए क्यों फिर गलत आंसर आ जाता है अपना, तो ये बराबर का चिन्ह लगाया, 24 और कितना है तो 25, 25 में 24 गया तो कितना 1 बचेगा, तो 12 माइनस 1 करेंगे और ये 12 माइनस 1 ही करेंगे, 12 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 11, और 11 कौन सा ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए में। अगर अपन यहाँ पर पहले अगर इसको माइनस कर देते, कोष्टक को अगर प्लस माइनस कर देते तो अपना आंसर 11 नहीं आता और कुछ और ही आ जाता। क्या आता, देखिए दोस्तों अगर अपन इसको करते हैं तो इसको 23 और 23 माइनस करते इसको, फिर 23 माइनस 1 24 और फिर प्लस 13 हो जाते, यहाँ पर प्लस हो जाता तो 13 आंसर आ जाते, और 13 गलत आंसर होते हैं। अपना आंसर क्या आ रहा है 11, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आपकी इस मोटिवेशन से ही हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है, जिनमें से 80 का उपयोग किया जा चुका है। डिब्बे में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष है। तो देखिए दोस्तों शेष साबुन, पहले शेष लिख देते हैं, शेष टोटल कितनी थी
125 माइनस 80 का उपयोग कर दिया तो ये 80। तो अब कितनी बची अपने पास? 45। कितनी बची दोस्तों? 45। शेष का प्रतिशत निकाल देते हैं। शेष का ये प्रतिशत, शेष का प्रतिशत। तो दोस्तों टोटल कितनी है? बट्टा में लिख देंगे 125 और बच्ची कितनी? तो बच्ची का प्रतिशत निकालना है तो 45 इंटू 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो दोस्तों अगर इनको कट कुटा के कितने प्रतिशत आएगा आपको? 36%। और देखिए 36 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थी अपनी आज का मॉडल पेपर नंबर 69। तो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए धन्यवाद।